बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 और आज उसका पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड इट्स क्लासेस, ये उसके आउटलाइंस हैं और इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, definition of physical science and its branches, physical quantities, supplementary units, convention for indicating SI units। हम लोग इन 6 चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहला की पॉइंट है, साइंस इज़ बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन क्लासेस, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिज़िकल साइंस। साइंस को बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में दर्जाबंदी की गई है। एक को बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है और दूसरे को फिज़िकल साइंस कहा जाता है। इन बायोलॉजिकल साइंस वो स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। इन फिज़िकल साइंस वो स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। और फिज़िकल साइंस में हम लोग बेजान चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फिज़िकल साइंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 मेन ब्रांचेस। फिज़िकल साइंस है उसको मज़ीद 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेटेरोलॉजी। इन फिज़िक्स we study about matter, energy and mutual relationship between them। फिज़िक्स में हम लोग मादा, एनर्जी और उनके माबैन जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इन केमिस्ट्री we study about matter and its internal structure। केमिस्ट्री में हम लोग मादा और उसके अंदरूनी साख्त के बारे में स्टडी करते हैं। इन जियोलॉजी स्टडी अबाउट अर्थ एंड इट्स इंटरनल पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर। जियोलॉजी में हम लोग ज़मीन और उसके अंदरूनी पार्ट्स और उसकी स्ट्रक्चर यानी साख्त के बारे में स्टडी करते हैं। इन एस्ट्रोनॉमी वी स्टडी अबाउट हेवनली बॉडीज इन स्पेस एंड आल्सो स्टडी अबाउट प्लैनेट्स, देयर राइज, सेट एंड रोटेशन। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग भारी अजसाम का स्पेस में स्टडी करते हैं, लाइक अर्थ, मून, सन, मरकरी, वेनस, नेपच्यून, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, उन सब का हम लोग एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो प्लैनेट्स और जो स्टार्स हैं उनके राइज, सेट और उनके रोटेशन के बारे में भी स्टडी किया जाता है। इन मेटेरोलॉजी वी स्टडी अबाउट द एटमॉस्फेयर and its phenomena including both weather and climate। मेट्रोलॉजी में हम लोग फ़िज़ा और उसके मज़ाहिर के बारे में स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ मौसम और आब हवा के बारे में भी स्टडी करते हैं। All the subjects of physical science revolving around physics। फ़िज़िकल साइंस के जितने भी हमारे पास जो ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी, वो सब के सब फ़िज़िक्स के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि उन सारे ब्रांचेस का फ़िज़िक्स से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। ऑल दी वर्क एंड रिसर्चेज ऑफ फिज़िक्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 2 मेन क्लासेस। फ़िज़िक्स के सारे कामों को, रिसर्चेस को 2 हिस्सों में दर्जाबंदी की गई है। पहली है क्लासिकल फ़िज़िक्स और दूसरी है मॉडर्न फ़िज़िक्स। अप टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी फ़िज़िक्स इज़ नॉन एज क्लासिकल फ़िज़िक्स। 19वीं सदी से पहले जो हमारे पास फ़िज़िक्स थी उसे हम लोग क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास 1899 तक जो हमारे पास जो फ़िज़िक्स थी
उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैनी मोर आर कंसिस्ट इन क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैनी मोर, और बहुत कुछ इसके अंदर शामिल है, लेकिन एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। द फिजिक्स आफ्टर 19th सेंचुरी इज़ नॉन एज मॉडर्न फिजिक्स। 19वीं सदी के बाद जो हमारे पास जो फिज़िक्स है, बाद की जो फिज़िक्स है, उसको हम लोग मॉडर्न फिज़िक्स का नाम देते हैं। इसका मतलब 1900 के बाद जो हमारे पास जो फिज़िक्स है उसको हम लोग मॉडर्न फिज़िक्स का नाम देते हैं। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, रेडियोएक्टिविटी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड अदर मोर आर कंसिस्ट इन मॉडर्न फिजिक्स। Those quantities which can be measured are called physical quantities। वो quantities जिसको हम लोग measure कर सकते हैं वो हमारे पास physical quantities कहलाते हैं। Like physical velocity, force, work, time, energy, etc। ये हमारे पास सब क्या हैं? physical quantities हैं जिसको हम लोग measure कर सकते हैं। All the laws and equations of physics can be expressed in terms of physical quantities। जो हमारे पास जितने भी लॉज हैं फिज़िक्स के और इक्वेशंस हैं वो सब के सब फिज़िकल क्वांटिटी से एक्सप्रेस किए जाते हैं। अगर आसान अल्फाजों में समझा जाए, सारे इक्वेशंस फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है बेस क्वांटिटी और दूसरे है ड्राइव क्वांटिटीज़। Those physical quantities which cannot obtain an independent from other physical quantities are known as base quantities। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हो और किसी दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मिलकर नहीं बनता हो, उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़। जो हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। आगे हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंडेंट एंड ऑब्टेन फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज़। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता हो और वो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनते हैं, उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। देयर आर अनलिमिटेड ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव का हमारे पास क्या अनलिमिटेड है, लेकिन एग्जांपल के हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ के नाम लिखे हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, कूलम, एनर्जी, etc। इन प्रोडक्ट रूल, 2 or more physical quantities are multiplied and their result gives a new resultant physical quantities। प्रोडक्ट रूल में 2 या 2 से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके नतीजे में हमें एक नया फिज़िकल क्वांटिटी हासिल होता है। इस तरीक़ेकार को, इस रूल को हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। एग्जांपल के हिसाब से मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अगर हम लोग मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया फिज़िकल क्वांटिटी आ जाएगा जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। इन क्वोशंट रूल, 2 or more physical quantities are divided and that result gives a new resultant physical quantity। क्वोशंट रूल में 2 या 2 से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया जाता है और उसके रिज़ल्ट में हमें मिलने वाला जो फिज़िकल क्वांटिटी हासिल होगा, और इस तरीक़ेकार को हम लोग क्वोशंट रूल कहते हैं। एग्जांपल के हिसाब से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर
टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी हासिल होगा हमारे पास। आगे है द स्टैंडर्ड एंड जस्टिफाइड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो मयारी और मुस्तहकम पैमाइश जो होती है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से किलोग्राम, सेकंड, न्यूटन, जाउल, etc. ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स हैं। इन 1960 a जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर वाज हेल्ड इन पेरिस। 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस वज़न के लिए जो वेट होता है उसके लिए और मेजरमेंट के लिए पेरिस में मुनक़िद की गई। A common system of units among all the countries of world for measurement is called international SI units। एक कॉमन सिस्टम जो पूरे मुल्क सारे ममालिक का एक साथ जो कॉमन जो सिस्टम है मेजरमेंट के लिए उसको हम लोग इंटरनेशनल SI यूनिट कहते हैं। दी SI यूनिट इज़ बेस्ड MKS। जो हमारे पास जो SI यूनिट्स हैं वो MKS पर मबनी हैं। M से मुराद मीटर, K से मुराद किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड एंड रिप्लेस CGS एंड FPS। CGS को और FPS को रिप्लेस किया गया। CGS से मुराद सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड था और FPS से मुराद फुट, पाउंड एंड सेकंड था। इन दोनों को रिप्लेस किया गया और उसकी जगह पर MKS को रख दिया गया। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ SI यूनिट्स। हमारे पास जो SI यूनिट्स के मेन 3 अक़साम हैं, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। जो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास बेस यूनिट कहलाते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला एंड मोल आर बेस यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव क्वांटिटीज़ के हमारे पास जो यूनिट्स हैं उन्हें हम लोग ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। जैसे न्यूटन, जाउल, पास्कल, कूलम, मीटर पर सेकेंड etc. Those units which are independent and cannot be obtained from base and derived quantities are called supplementary units। वो यूनिट्स जो बेस यूनिट्स पर और ड्राइव यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता है। एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर 2 रेडियन स्टेरेडियन। जो हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो 2 हैं, एक हमारे पास रेडियन है और दूसरा हमारे पास स्टेरेडियन है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर जियोमेट्रिकल एंड डायमेंशनलेस यूनिट्स। सप्लीमेंट्री जो हमारे पास जो यूनिट्स हैं ना वो जियोमेट्रिकल यूनिट्स हैं और वो डायमेंशनलेस यानी उसको डायमेंशन कुछ भी उसकी डायमेंशन नहीं होती और उसको डायमेंशनल लेस कहते हैं। The angle subtended at the center of circle by an arc equal to the radius of circle is called radian। वो एंगल जिसका रेडियस और सर्कमफेरेंस की जो आर्क की जो लेंथ है वो इक्वल हो, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग रेडियन कहते हैं। रेडियन इज 2D डायमेंशनल प्लेन एंगल। हमारे पास जो रेडियन है वो 2 डायमेंशन यानी 3D नहीं होता, बस 2D होता है। इसकी लेंथ और विड्थ होती है, उसकी कोई हाइट नहीं होती। तो अगर हम लोग ये देखें कि हमारे पास जो थीटा होता है वो S/R है, यानी कि जो पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो है और डिवाइड बाय उसका रेडियस। और हम जानते हैं कि किसी भी
सर्कल का जो सर्कमफेरेंस वो क्या है, वो हमारे पास है 2πr है, और नीचे हमारे पास r डिवाइड हो रहा है और ऊपर r से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास क्या बच जाएगा 2π रेडियन बच जाएगा। और हम लोग एक डायग्राम से भी उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास रेडियस और जो उसकी आर्क है सर्कमफेरेंस की वो रेडियस के इक्वल है, तब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे पास 1 रेडियन होता है। स्टेरेडियन is defined as the angle subtended at the circle of a sphere by a surface area of a sphere, and it is equal to the ratio of area and radius of a sphere। जब हमारे पास जो स्टेरेडियन है उसको हम लोग आसान अल्फाजों में ये बयान कर सकते हैं कि कोई भी एक सॉलिड स्फीयर हो, यानी कि कुर्रा हो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास फुटबॉल है, आम बॉल है, हमारे पास एक कुर्रे की सूरत में मौजूद है, यानी स्फीयर की सूरत में होते हैं। उसका जो सरफेस एरिया, जो ऊपर वाला जो उसका एरिया है वो, और उसका जो रेडियस, वो दोनों लेंथ में एक दूसरे के इक्वल हो, और उनके दरमियान जो रेशियो है उस हमारे पास वो स्टेरेडियन कहलाता है। उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है और ये हमारे पास जो येलो कलर में है उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऊपर वाला उसका एक एरिया है किसी भी स्फीयर का, और वो जो स्टेरेडियन जो ज़ाहिर कर जो ब्लैक यानी कि उसकी रेडियस है जो सब्ज़ कलर में है, और ब्लैक लाइन ये ज़ाहिर करता है कि ये हमारे पास एक स्टेरेडियन की सूरत में है। जो इसके दरमियान जो एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या है, स्टेरेडियन है। इसके फार्मूले को हम लोग देख सकते हैं। स्टेरेडियन इज़ 3D डायमेंशनल सॉलिड एंगल है। ये हमारे पास एक ठोस चीज़ है, ये उसकी तरह नहीं, 2D की तरह नहीं था जो हम लोगों ने रेडियन पीछे पढ़कर आए थे, लेकिन ये हमारे पास एक 3D डायमेंशनल सॉलिड एंगल है। उसका जब हमारे फार्मूला है एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर के इक्वल होता है। और हम लोग जानते हैं किसी भी स्फीयर का जो एरिया होता है वो हमारे पास है 4πr² है, और नीचे हमारे पास रेडियस स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो रेडियस स्क्वायर ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो थीटा बन जाएगा वो है 4π स्टेरेडियन। ये पूरे एक स्फीयर में 4π स्टेरेडियन होते हैं। अब पढ़ते हैं कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग एसआई यूनिट्स। इसमें जो पहला की पॉइंट है, यूनिट्स नेम should not be written capital initial letter even its name after a scientist। उन यूनिटों के नाम को हम लोग बड़ी ABCD नहीं लिखते जिन यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे हमारे पास न्यूटन है, जाउल है, पास्कल है, हम लोग इसको बड़े ABC से नहीं लिख सकते। उसके यूनिट के नेम को, यूनिट के सिंबल को नहीं बल्कि यूनिट के नेम को हम लोग छोटी ABC से लिखते हैं। दी सिंबल ऑफ द यूनिट, ऊपर किसका जिक्र हो रहा था, नाम का जिक्र हो रहा था। अब नीचे जो जिक्र हो रहा है वो सिंबल की जिक्र हो रहा है। द सिंबल ऑफ द यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी रिटन बाय एन इनिशियल कैपिटल लेटर। वो यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के नाम से लिए गए हैं उनके जो यूनिट के सिंबल्स हैं वो हमेशा बड़ी ABC से लिखते हैं, जैसे N फॉर न्यूटन, J फॉर जॉल एंड PA फॉर माना पास्कल। द प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। प्रीफिक्सेस को और यूनिट को बगैर स्पेस के हम लोग एक साथ लिखते हैं। एग्जाम्पल के हमारे पास एक एग्जाम्पल 1 × 10⁻³ मीटर। हमें मालूम है 10⁻³ किसकी वैल्यू है, वो मिली की वैल्यू है, और हम लोग
यहाँ पर प्रीफिक्सेस को और यूनिट को एक साथ लिखते हैं और इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं देंगे। One space is always to be left between the number as the symbol of the unit. यूनिट के दरमियान, यूनिट और नंबर के दरमियान में हमें एक स्पेस देना चाहिए। और जैसे कि हमारे पास 10 मीटर, 30 न्यूटन etc. इनके माबैन हमारे पास एक एक नंबर का स्पेस है। हमारे पास अगला जो की पॉइंट है वो है वन स्पेस इज़ ऑलवेज बिटवीन द सिंबल फॉर अ कंपाउंड यूनिट सच एज। हमारे पास जो कंपाउंड यूनिट्स होते हैं उसके माबैन यानी उसके दरमियान में भी हमें एक एक नंबर का स्पेस देना चाहिए। जैसे हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर etc. कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। जब हमारे पास कंपाउंड प्रीफिक्सेस होते हैं यानी कि एक या दो से ज़्यादा एक प्रीफिक्स को डबल लिखते हैं, नहीं एक साथ लिख देंगे तो वो हमारे पास अलाउ नहीं होते हैं, बल्कि प्रीफिक्स को एक मरतबा लिखना चाहिए। एग्जांपल के हिसाब से हम लोग 10 माइक्रोमीटर ये हमारे पास अलाउ नहीं है क्योंकि हमारे पास दो प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहे हैं। फुल स्टॉप एंड पंक्चुएशन मार्क शुड नॉट यूज इन द एंड ऑफ यूनिट। फुल स्टॉप और कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूनिट के आखिर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पास 50 न्यूटन आखिर में फुल स्टॉप है, 40 मीटर पर सेकंड आखिर में एक स्टॉप है etc. यूनिट के एंड में हमें कोई भी फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करना है। The symbols of units do not take plural। जो हमारे पास यूनिट्स के जो सिंबल्स हैं उसको प्लूरल में नहीं लें। जैसे हमारे पास 50 न्यूटन्स, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास न्यूटन सेकंड बन जाएगा। ये हमारे पास 40 जाउल्स हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, बल्कि क्या बन जाएगी ये जाउल सेकंड बन जाएगा, तो इसलिए उसको प्लूरल में नहीं लिखना चाहिए। अगेन व्हेन टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन देन द साइन इज ओमिटेड बट साइन यूज इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। जब हम लोग केल्विन को एक्सप्रेस कर रहे हों तो उसके साथ जो साइन है छोटा सा एक डायरेक्ट डिग्री की तरह होता है, वो उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल 40 केल्विन, उसके ऊपर कोई भी साइन यूज़ नहीं हो रहा। और अगला एग्जांपल है 20 सेल्सियस में उसके ऊपर डिग्री की एक अलामत ज़ाहिर हो रहा है। और आगे 104 फ़ारेनहाइट etc. When multiply of a base unit is raised to a power, the power applies the whole multiple and not as the base unit alone। हमारे पास जब कोई भी यूनिट के ऊपर कोई पावर होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पावर सिर्फ़ और सिर्फ उस यूनिट के ऊपर है, बल्कि उसके साथ जो प्रीफिक्सेस हैं उसके ऊपर भी ये पावर मौजूद होता है। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है 4 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब नहीं कि ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ मीटर के ऊपर है, बल्कि ये जो स्क्वायर है वो किलोमीटर दोनों के ऊपर है। और हम लोग किलो की अगर वैल्यू को अगर पुट भी कर दें तो हमारे पास 10 पावर 3 है, तो ये पावर उसके ऊपर भी अमल करेगा। क्या होगा 3 टू द पावर ऑफ पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होते हैं, 3 टू द क्या होगा 6 होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6 मीटर स्क्वायर। आखिरी हमारे पास है ओनली एक्सेप्टेड सिंबल शुड बी यूज्ड। जो हमारे पास जो एक्सेप्टेड जो सिंबल जैसे वही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एम्पेयर इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए, एम्पेयर को हम लोग ए से जाहिर करते हैं, एट नॉट ए एम पी आर ए एम।
हम लोग उसको AMP और AM से ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेप्टेड है वो क्या, हमारे पास A है। सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड एज एस, सेकेंड को हम लोग ऐसे ज़ाहिर करते हैं, एंड नॉट एज SEC, उसको हम लोग SEC से ज़ाहिर नहीं कर सकते। हमारा जो टॉपिक है आज का वो ख़त्म हुआ यहाँ पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके इस पूरे फाइल का आप लोग PDF फाइल में बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।